नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 67,000 के पार जा चुका है। 24 घंटे में ही 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसको लेकर देश भर में जो लॉकडाउन है उसके दौरान अपने अपने घरों को जाने के लिए बेताब मजदूरों के संकट में कोई कमी नहीं आई है। किस तरह से उनका ये सफर जानलेवा भी साबित हो रहा है, सोहित मिश्रा अभी आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, बताएंगे किस तरह से जिससे उन्होंने सुबह बात की, शाम तक उनकी मौत की खबर आई। अपने घरों को लौटते हजारों प्रवासी मजदूरों के रेले में सोमवार सुबह हमें ये टेम्पो दिखा। सुबह करीब 10:30 बजे थाने ग्रामीण में मुंबई नासिक हाईवे पर वासिन से कुछ आगे ये ऑटो खड़ा हुआ था। खचाखच भरा हुआ था। 19 लोग इस छोटे से ऑटो में समाये थे। सबका सामान छत पर लदा था। हमने पूछा कि माजरा क्या है तो पता चला कि बीती रात 11 बजे से टेम्पो खराब है और सभी लोग तब से यहीं पर हैं। ड्राइवर, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे आगे बैठे थे और बाकी लोग पीछे। टेम्पो को ठीक करने आए कुछ मैकेनिक भी वहीं पर थे। हमने ड्राइवर से पूछा कि कहां जा रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे। आप लोग इतनी परेशानी लेकर जा रहे हैं लेकिन रुकने को तैयार नहीं है यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? सर प्रॉब्लम ये है कि मकान का भाड़ा जो इसका है वो तो मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा, खाने को सर कोई इंतजाम नहीं है। और जो भी खाना मिलता है तो अगर आप ड्राई फ्रूट दे देते हो तो उसको पकाने के लिए ईंधन चाहिए, किधर से लाएंगे? कहाँ से निकले हैं आप? हम भिवंडी से निकले हैं। भिवंडी से निकले। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं देख रहा हूँ। अमूमन इन दिनों हम जब भी निकलते हैं तो अपने साथ बिस्कुट के पैकेट और 2-4 डिब्बे पानी की बोतलें लेकर चलते हैं। हमने बिस्कुट के पैकेट उन्हें दिए और अगली खबर की तलाश के लिए आगे निकल गए। कुछ ही देर में 11:15 बजे ये टेम्पो भी लोगों को बिठा यूपी के लिए आगे निकल गया। शाम करीब 4 बजे हम नासिक से लौटते हुए इसी हाईवे पर थे। हमें साइड में ये टेम्पो दिखा। हम तुरंत रुके। पता चला कि कुछ देर बाद ही इस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से तेज गति से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मारी। टेम्पो एक पत्थर से टकराकर पलट गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हम ये खबर सुनकर सन्न रह गए। कुछ भी शूट करने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत करीब ही शाहपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। ड्राइवर की पत्नी का हाथ टूट गया। एक बच्चे के सिर पर पट्टी बंधी थी। ड्राइवर का शव मॉर्चुअरी में रखा था। एक हंसता खेलता परिवार हमारे सामने सुबह से शाम के बीच बिखर चुका था। कोरोना संकट का ये दौर न जाने कितने परिवारों के लिए ऐसा काल बनकर आया है। हर पत्रकार के जीवन में ऐसी कुछ खबरें होती हैं जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, हमें हॉन्ट करती हैं। आज की जो खबर थी वो भी कुछ इस तरह से थी। सुबह जब हमने ये कवर की थी तब हमें पता था कि ये लोग परेशान हैं। हमने इनसे कहा भी था कि आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा, आप आराम से जाइएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि शाम आते आते जब दूसरी जगह से हम आएंगे तब हमें इनकी ही निधन की खबर मिलेगी। उसके बाद वहां पर ना ही कुछ शूट कर सके, मजदूरों से मिले लेकिन कैमरे पर उसे कैद करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी कभी किसी भी पत्रकार को ऐसी खबरें आप तक ना पहुंचानी पड़े। मुंबई नासिक रोड से प्रवीण जिरोहित के साथ मैं सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इधर यमुना एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों मजदूर साइकिल से और पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ न तो इन्हें कोई खाना खिलाने वाला है, न ही सरकारी मदद मौजूद है। किस तरह से ये सफर तय कर रहे हैं, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। यमुना एक्सप्रेसवे पर इक्का दुक्का फर्राटा भरती गाड़ियों के बीच क्रांति यादव अपनी गृहस्थी और बच्चा लेकर झांसी के बबीना की ओर जा रही हैं। 200 किलोमीटर का सफर इसी रिक्शे से तय कर चुकी हैं। पति राहुल यादव जब रिक्शा चलाते थकते हैं तो क्रांति चलाने लगती हैं। इसी तरह उन्हें 700 किलोमीटर का सफर आगे तय करना है। इतनी दूर से आप लोग आए हैं, कहाँ तक जाना है आपको? एमपी जाएंगे इसी ठेलिया से। क्या करते थे आप लोग? सीमेंट का काम करते थे, मजदूर। अच्छा, तो थोड़ा देर आप लोग इंतजार कर लेते हैं। सरकार कह रही है ट्रेन और बस चला रहे हैं। अरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चला जा रहा, अब उसका कोई ठिकाना नहीं। कोई कहता साल भर चलेगा, कोई कहता पता नहीं कब। यमुना एक्सप्रेसवे में दोपहर के वक्त बिहार के कैमूर जा रहे रोहित, चंदन जैसे मजदूरों का यहाँ लंच चल रहा है। लंच के नाम पर लाई, चना, नमक और प्याज है। पैक फूड लेने के लिए पैसे नहीं हैं, लिहाजा 950 किलोमीटर का सफर इसी लाई चने पर चलेगा। हम लोग
पैसे की वजह से जा रहे हैं। वहाँ खाना वाना खाना को नहीं मिलता था, वो किराया मांगता था, कहता रहा था कि कहीं से ला के दे, लेकिन पैसा ला कर दे हम लोगों ने, तो हम मकान घर में नहीं रहने देंगे। जबरदस्ती थी, वहाँ पे भी जबरदस्ती कर रहे थे लोग। किराया दो कहीं से ला के, नहीं तो रूम से निकलो रोड पे जाओ, तो हम लोग चले आए। क्या करें, 2 महीने आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था जिसपे कहा गया था कि 1000 फार्म तो हम लोग राशन का भी भरे थे। राशन का फार्म 25 या 24 वही अप्रैल में भरे थे। फिर उसके बाद बोला गया कि तुम लोगों को जाने के लिए फार्म भरो, वो भी भरे, ऑनलाइन किए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस लंबी न खत्म होने वाली सड़क पर जितने चलने वाले उतनी ही दिल तोड़ने की कहानियां। इसी हाईवे पर हमें सुरेश अपने भाई के साथ इलाहाबाद जाते दिखे। घर का सारा सामान बेचकर 2000 की साइकिल 4000 की खरीदी है। अब जमा पूंजी के नाम पर वो साइकिल के साथ घर पहुंचेंगे। साइकिल लिए सर जो है 4000 की। 4000 रुपए की साइकिल? 4000 रुपए की साइकिल लिए हैं। कैसे? सर गांव से पैसे मंगवाए 2000 भाई। नहीं तो इसकी साइकिल की कीमत तो कम है ना? सर कम है, लेकिन लॉकडाउन के चौरे जो है लोग रेट जो है इसका थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए हैं। यानी साइकिल की भी काला बाजारी, मतलब मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर साइकिल के भी रेट बढ़ गए हैं। हाँ जी। हालांकि सरकारें ट्रेन और बसों से मजदूरों को भेजने की बात कर रही है, लेकिन इन मजदूरों को मालूम है कि ऐसी घोषणाएं उन तक पहुंचते पहुंचते भाप बन जाती हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इधर भारतीय रेलवे ने मुसाफिर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। मंगलवार से यानी कि कल से नई दिल्ली से अलग अलग 15 जगहों के लिए ट्रेनों की रवानगी होगी। इसके लिए बुकिंग आज से ही यानी कि सोमवार शाम 4 बजे से ही शुरू होनी थी, लेकिन वेबसाइट हैंग होने की वजह से देरी से शुरू हो पाई। 15 विशेष एसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें राजधानी एक्सप्रेस वाला टिकट लगेगा, बस कैटरिंग चार्ज नहीं लगेगा। यानी लोगों को अपना खाना और कंबल खुद साथ लेकर जाना होगा। फिलहाल ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी तक जाएंगी और वहीं से वापस होंगी। भारतीय रेल 12 मई से चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन फिर से आरंभ कर रही है। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में एसओपी जारी की है, जिसके तहत ट्रेन के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। रेलवे के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसी और भी ट्रेनें चलेंगी। इनके 7 दिन पहले टिकट बुक किया जा सकता है। इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने की कुछ शर्तें भी हैं। एजेंट से बुक कराया गया टिकट मान्य नहीं होगा। फेस कवर होना चाहिए। मुसाफिर में कोरोना के लक्षण नहीं होने चाहिए। लॉकडाउन के बीच कंफर्म टिकट ही पास का काम करेगा। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले प्लेटफॉर्म तक जा पाएंगे। मुसाफिरों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और ट्रेनों में चढ़ने उतरने के अलग अलग दरवाजे होंगे। मगर हैरानी की बात यह है कि इतना ख्याल रखने के बावजूद बीच की बर्थ पर भी टिकटों की बुकिंग चल रही है। तो सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा। जो लोग फंसे हुए थे लॉकडाउन में लंबे समय से, उनके लिए कम से कम एक अच्छी खबर है कि अब वो यात्रा कर पाएंगे, अपने उन जगहों पर जा पाएंगे जहां को लेकर उनको जाना था, यात्रा करनी थी। और साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है कि जो मिडिल बर्थ था, जिसको लेकर उस पर यात्री नहीं सवार हो सकते थे, ऑक्यूपेंसी उसी की वजह से 75% रखी गई थी। अब 100% ऑक्यूपेंसी, यानी तमाम जो 72 सीटें होंगी उस पर यात्री भरे होंगे, उस पर यात्रा कर सकेंगे। 90 मिनट पहले हम लोगों ने उनको आने के लिए अनुरोध किया है और करीब 15 मिनट पहले जो है वो ट्रेन के गेट्स बंद हो जाएंगे। इन ट्रेनों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलती रहेगी। यानी मुसाफिरों के घर लौटने के ज्यादा मौके मिल रहे हैं, लेकिन सरकार की चुनौती भी बड़ी हो रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। 4 मई से 33% कर्मचारियों के साथ भले ही निजी दफ्तर को खोलने की इजाजत मिल गई हो, लेकिन दिल्ली हो या फिर उससे सटा नोएडा, अभी भी ऑफिस पूरी तरह से खुले नहीं हैं। जो खुले हैं वो कुछ ही कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं।
दिल्ली का आईटी हब कहा जाने वाला नेहरू प्लेस। इजाजत तो मिली, लेकिन ऑफिस खुले सिर्फ 10%। वो भी 5 मई को, जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रशासन और पुलिस को आदेश दिया कि किसी भी निजी कंपनी को काम करने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन अब भी एक फ्लोर पर 9 से 10 ऑफिस हैं, तो काम सिर्फ 1 से 2 ऑफिसेज में ही शुरू हुआ है। इन ऑफिसों में एक वक्त में 30 लोग काम करते थे, वहां 6 से 7 लोग ही काम कर रहे हैं। जो ऑफिसेज खुले हैं ओनली 10%, उसमें भी 33% ऑफ परसेंटेज है, लोग आ रहे हैं, और मोस्ट जो शॉप हैं वो बंद है। भीकाजी कामा प्लेस में भी सन्नाटा पसरा है। यहाँ कई सरकारी और प्राइवेट दफ्तर हैं। सरकारी दफ्तरों में भी स्टाफ पूरी तरह से नहीं लौटे, जबकि प्राइवेट दफ्तरों में भी बहुत कम स्टाफ मौजूद हैं। अधिकतर प्राइवेट दफ्तर बंद हैं। यहाँ कुछ दुकानें भी हैं, लेकिन जरूरी सामान के अलावा सब दुकानें बंद हैं। तो अभी टाइम टेबल है, उसकी कंडीशन है। अभी ऑफिस खुले हुए हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से चले जाते हैं। कितने लोग आते हैं? बहुत कम आते हैं। 20% आ रहे हैं लोग, और कुछ लोग डर से नहीं आ रहे हैं ऑफिस में। अच्छा। हाँ, साहब को ही मना कर दिया, सर साहब हम नहीं आ सकते। अच्छा। कुछ ऐसा ही हाल नोएडा का भी है। सेक्टर 63 में कई कंपनियों के ऑफिस हैं, लेकिन ज्यादातर बंद। कई सरकारों के लिए पावर स्टेशन बनाने वाली कंपनी सेफ्टी प्लस में सिर्फ 6 लोग काम कर रहे हैं। फर्म के डायरेक्टर अफजल खान मानते हैं कि अब काम तो करना है और जीना अब कोरोना के साथ है। इसलिए ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। मजदूरों की कमी खल रही है, लेकिन उम्मीद है नए लोग मिल जाएंगे। अभी मुझे लगता नहीं कि एकदम वापस आ पाएंगे। उनका एकदम मानसिक स्थिति ऐसी है कि वापस आके काम करने के बारे में सोच लें। सबसे बड़ी परेशानी ये आएगी। मजदूरों को दोबारा जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, किसी के लिए भी, मेरे लिए भी। एमएचए की लिस्ट में नोएडा अभी भी रेड जोन में बना हुआ है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर अब भी सील है। दिल्ली से आकर किसी को काम करने की इजाजत नहीं है। जो ऑफिस या फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहां नोएडा के ही रहने वाले कर्मचारी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी कंपनी की है। अब सबको उम्मीद है कि लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने पर और राहत मिलेगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और स्वीकृति के साथ नोएडा से शारिक खान, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की नर्सों की बेबसी पर तफसील से एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। घरच्या मदत की सेफ्टी काय घाबरतो का? हाँ? रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच मुंबई शहर 400 से ज्यादा हेल्थ स्टाफ की कमी झेल रहा है। इधर महाराष्ट्र भर में नर्सिंग स्टाफ खासतौर से बेहद परेशान है और अब स्टिंग वीडियो के जरिए वो अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं। इधर स्टूडेंट नर्सेज का आरोप है कि पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी हुए बिना ही उन्हें कोविड ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही नर्सों का आरोप है कि उनका पे कट हुआ है। आपको दिखाते हैं तफसील से इस रिपोर्ट में किस तरह से महाराष्ट्र भर में नर्सिंग स्टाफ बेहद परेशान है। घरच्यांचं ऐकायचं तुला, रूम खाली करायचा, पगार मिळाला ना तुझा, पगार मिळाला ना तुझा, रूम खाली करायची, मला निरोप आला की पगार द्या आणि आम्ही खाली करतो रूम। कोण म्हणलं की रावळ म्हणली ना, तर रावळाचं ऐकायचं तुला, रूम खाली करायची। सर आम्ही ड्युटी करायला तयार आहोत, पण सर बोलत की सेफ्टी काहीतरी कसली काय पाहिजे सेफ्टी? ओटीचा गाऊन घ्यायचा, कॅप मास्क घालायचा। तुम्ही तर असंच उघडे आहेत। हे तर मास्क माझे आहेत ना, का तुमचे? तुम्ही दिलेत का पैसे? हे माझ्या ऑपरेशन थिएटरचे मास्क आहेत ना। अब ऐसे स्टिंग वीडियो के जरिए महाराष्ट्र की बेबस नर्स की बेबसी जाहिर हो रही है। पुणे के बोरा अस्पताल की एक नर्स ने जब सुरक्षा किट मांगी तो डॉक्टर के अपशब्द झेले। वीडियो वायरल होते ही शिकायत के बाद अब अस्पताल बंद है और डॉक्टर पहुंच से बाहर है। सर आम्ही काम करायला तयार आहोत, पण आम्हाला घरच्या मदत की सेफ्टी घरचे गेले काय घाबरतो का? हाँ? काम काय इथं? ये मुंबई की स्टूडेंट नर्स हैं। कह रही हैं कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, लेकिन इनकी तरह तमाम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स को जबरन कोविड ड्यूटी पर लगाया गया है बिना जरूरी ट्रेनिंग के। कोरोना का ट्रेनिंग 3 दिन का होता है, मगर हमारे स्टूडेंट को सिर्फ 1 दिन की ट्रेनिंग के बाद कोरोना के वार्ड में ड्यूटी करने के लिए भेज रहे हैं। प्रशासन के नियम के अनुसार स्टूडेंट नर्स कोरोना के वार्ड में ड्यूटी नहीं कर सकती, मगर हमारे हॉस्पिटल में जबरदस्ती हमें कोरोना के वार्ड में ड्यूटी के लिए भेज रहे हैं।
यूनाइटेड नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है कि क्वालिफाइड नर्सेज की भर्ती अटकी हुई है। अब एप्लीकेशन भर के हजारों नर्सेस घर में बैठे हुए हैं, उनका भर्ती जल्दी करो और क्वालिफाइड नर्सेस को मरीजों के पास भेजो ताकि उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो सके। राज्य भर के अस्पतालों में सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत नौकरी कर रही हजारों नर्सों को भी हाल में ही बड़ा झटका लगा है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक प्रत्येक नर्स को हर महीने लगभग 40,000 रुपए वेतन मिलता है, लेकिन यूनाइटेड नर्सिंग एसोसिएशन का दावा है कि अप्रैल में इन्हें केवल 25,000 रुपए तनख्वाह मिली है। तो सवाल है कि कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान की जो बात हो रही है, क्या उनमें नर्सें शामिल नहीं? मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।